तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, जो कि नागार्जुन सागर सी स्लैम टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। नागार्जुन सागर श्री सिलमेट जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। वहाँ जो बाघ की जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा है और वहाँ बहुत अधिक मात्रा में बाघों का आवास पाया जाता है। अब है दूसरा, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय उद्यानों में। मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वहाँ आरक्षित क्षेत्रों में वह एक आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्र करने की अनुमति नहीं होती है। अब है तीसरा, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी, जो कि झारखंड के अंतर्गत, जो कि झारखंड में 1992 के अंतर्गत हुई थी और जो कि झारखंड के सिंहभूमि जिले के अंतर्गत 1992 में किया गया था। और देश का जो प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वह केरल के कोट्टूर जिले में स्थापित किया गया था। यह जो परियोजना था, हाथी परियोजना, इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 3 हाथी अभयारण्य बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ के लैमुर व बादलखोल तथा एक अरुणाचल के देवमाली में स्थापित करने की बात को कही गई थी, या स्थापित करने की सरकारी योजना बनाई गई थी। अब है हमारा अगला प्रश्न, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो वायु इससे का मूल स्रोत है तो वायु प्रदूषण। भारत में जो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है वह कोयला, पेट्रोल या डीजल के दहन के कारण जो निकलने वाली जो प्रदूषित गैसें हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है और उसमें कुछ मात्राएं लेड की भी होती है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, जो कि अत्यधिक यातायात संसाधनों के कारण जो वातावरण है वह बहुत ही प्रदूषित हो जा रहा है, जिसका मूल कारण कोयला, पेट्रोल और डीजल है। फिर है अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाले हैं। तो जो सौर शक्ति जो है वह नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत वाली सर्वाधिक संभाव्य वाला है। अब है अगला प्रश्न, नीचे 4 फसलें के नाम दिए हैं, जिनमें से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। तो इसका आंसर है मक्के का। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो एथेनॉल के उत्पादन या प्रोडक्शन के लिए पहले गन्ने का उपयोग किया जाता था। पहले लोग गन्ने का उपयोग किया जाता था एथेनॉल बनाने के लिए, लेकिन बाद में फिर और अन्न या अनाज को उसमें ऐड करने के लिए उन्होंने मक्का का उपयोग किया, और मक्का जो है वह एथेनॉल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसके कारण जो एथेनॉल बनाने के लिए अब ज़्यादातर मक्के का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जो मक्के की उपज जो है वह और भी अधिक बढ़ रही है और इसकी मांग भी बढ़ी, और एथेनॉल के बनाने के लिए मक्के की पूर्ति भी आसानी से हो जाती है। अब है अगला प्रश्न, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो इसका आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है आर्सेनिक जो है वह एक धातु है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है, जिससे उसके आंतरिक अंगों का नुकसान होता है। आर्सेनिक जो है वह जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और उसकी जो आंतरिक अंगें होती हैं, लीवर आदि को डैमेज करता है। जो कि मुख्य रूप से जो भूमिगत जल होता है उसमें जल को जो दूषित करने वाला जो
मुख्य रूप से अजैविक जो प्रदूषक है वह आर्सेनिक है। भूमिगत जलों में आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। अब है अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए कनाडा, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, डी जर्मनी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में सर्वाधिक कनाडा और नॉर्वे जो देश हैं वे देश अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होते हैं। अब है अगला प्रश्न, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी में इतनी ज़्यादा प्रदूषकों की मात्रा बढ़ गई है जिसके कारण वह जैविक मरुस्थल कहलाता है। अब है अगला, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस एक के तट के निकट पाई जाती है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित है। यह अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1981 में शामिल किया गया है। यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि अवरोधक प्रवाल भित्ति है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। जो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य जो है वह राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत के अन्नमलाई श्रेणी में स्थित है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में अन्नमलाई श्रेणी में स्थित है। जो इस अभयारण्य में ही टॉप स्लिप नाम का एक डेरा है। एक डेरा है जिसे टॉप स्लिप का नाम रखा गया है उसका। अब है, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी माथाई किस एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। तो केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगाई माथाई जो है वह धारणीय विकास के कारण जानी जाती है। माथाई जो हैं वे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 2004 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, जो कि मुख्य रूप से केन्या की निवासी हैं, जो कि प्रथम महिला निवासी हैं जिन्होंने केन्या से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, जो केन्या की थी और उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और दांतेकर अभयारण्य तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, जिसे 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं अगला, बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है। तो यह है श्रीलंका में स्थित। जो बुंदाला का जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, जो कि यूनेस्को के MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है, वह है श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के जो दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र में बुंदाला जैव रिजर्व स्थित है, जिसे 2005 में यूनेस्को ने मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क भी है, जिसमें 4 लवणीय जल लैगून सम्मिलित है। अब है अगला, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। तो इस दोनों, पहला और दूसरा, तो इनमें से कौन सी संकटापन्न जातियां हैं। तो पहला और दूसरा दोनों, मगरमच्छ और हाथी दोनों। संकटापन्न जीव एक वृहद अवधारणा है जिसके अंतर्गत जो विलुप्त
प्रायः असुरक्षित तथा दुर्लभ प्रजाति सभी जाते। जो हाथियों की संख्या में गिरावट आने के कारण चिंतित केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 में बिहार के सिंहभूमि में हाथी परियोजना का प्रारंभ किया था, क्योंकि जो हाथियों की जो संख्या है वह संकटापन्न जाती है इसलिए, और वह विलुप्त के अंतर्गत आती है। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी हरियाणा, डी केरल। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो है हरियाणा में जो कुल वन क्षेत्र की जो संख्या है वह 3.64% है। अब है अगला, बीटा पीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिक प्रौद्योगिकी अनुमोदित समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है किसकी? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है किसी अनुवांशिक प्रौद्योगिकी अनुमोदक जो समिति है उन्हें, क्योंकि जब भी कोई अनुवांशिक रूपांतरण फसल पैदा किया जाता है या अनुवांशिक रूप से किसी बीज का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले उन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है कि हम यह प्रयोग कर सकते हैं, तभी उन्हें आगे उनके कार्य को निरंतर करने के लिए कहा जाता है। अब देखते हैं और हाँ, इसका मुख्य जो कारण है ये देख लेते हैं। भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय खतरनाक रसायनों, अपशिष्ट और सूक्ष्म पदार्थों जैसे खतरनाक पदार्थों प्रबंधन एवं नियंत्रण की केंद्रीय एजेंसी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसे खतरनाक सूक्ष्म जीव, अनुवांशिकी, इंजीनियरिंग तथा अन्य जीवों का कोशिका का उत्पादन, उपभोग, निर्यात एवं आयात, भंडारण 1989 की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा गया है। क्योंकि जो ये अनुवांशिक रूप से प्रौद्योगिकी अनुमोदन के जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत उन्हें बहुत सारे सूक्ष्म जीव और बहुत सारी खतरनाक चीज़ों से उन्हें अपना प्रयोग करना होता है, इसलिए वह प्रयोग करने से पहले उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। अब है अगला, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ? तो यह पश्चिम आंध्र प्रदेश में। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वृक्ष होते हैं जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होते हैं। इनकी जो हाइट है या जो इनकी जो लंबाई है वह 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वहीं यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। यह जो है वह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो वातावरण होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो ओडिशा। ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की घटती संख्या को देखकर ओडिशा सरकार ने इसकी संरक्षण की योजना का प्रारंभ ओडिशा के कटक जिले के अंतर्गत दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो ऑलिव रिडले कछुओं हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यह कार्य किया गया था।